हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है ना। आज के टाइम पर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर जगह डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में सारे के सारे एक ही रिलीजन के लोग रहते हो, वहाँ पर सारे लोग एक ही चीज़ को मानते हो, है ना। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पर भी, पहले के टाइम पर भी नहीं होता था ऐसा। तो सोशल डाइवर्सिटी तो होती है। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि वो थ्रेट है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ऐसा नहीं होता है। अगर डाइवर्सिटी को ढंग से लेकर के चले तो डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी के साथ में ढंग से चल पाती है। जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल देख लो आप, डेमोक्रेसी भी है और डाइवर्सिटी भी है ना। ओके, तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो सोशल डिफरेंसेस का है, ये होता ही है, पर ये ना डिजायरेबल भी होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो होता ही है। जैसे कि अभी हम जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे इंडिया में देखेंगे जो सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस तो है ये डेमोक्रेसी में, है ना। तो इसको अप्लाई करके देखेंगे। सोशल डिफरेंसेस जो है किस तरीके के हैं, थ्री काइंड्स के हैं, जैसे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, है ना। तो सोशल डिवीजन भी हो जाता है और इनइक्वालिटीज भी हो जाता है। कभी कभी सोशल डिफरेंसेस की वजह से सोशल डिवीजन भी हो जाता है, मतलब सोसाइटी टूटने की कगार कगार पे आ जाती है ना, जब ढंग से नहीं लेकर के चलते हैं। तो जैसे कि हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, है ना। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में सिंहाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो तमिल कम्युनिटी थी उन्होंने बोला कि उनको सेपरेट कंट्री बनानी है ना। वही हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा, तो बेल्जियम में वो लोग दोनों कम्युनिटी को साथ में लेकर के चल रहे थे, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, है ना। तो वहां पर यूनिटी के साथ उनकी कंट्री चली, है ना। तो डिविजन तो होते हैं, इनइक्वालिटीज भी होती है सोसाइटी में, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, है ना। और जो रिसोर्सेज के बेसिस पे पुअर है, कोई कोई बहुत रिच है, तो इनइक्वालिटी भी होती है सोसाइटी में। तो हम डिफरेंसेस देखेंगे जो जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे होता है। हम्म। और जो नेचर ऑफ डिवीजन है इंडिया में, उसके बारे में पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है ना। तो इन सबको अप्लाई करके देखेंगे ये हेल्दी है कि नहीं, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें। सबसे देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर और पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलेट करते हैं, है ना। ये वेस्ट बंगाल का, ये विमेन का पोस्टर है। ओके, तो यहाँ पर पावर दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसकी। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। तो जेंडर डिवीजन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्कियल फॉर्म है सोशल डिवीजन का, जो कि हर जगह देखने को मिलता है, पर इसको मानता कोई नहीं है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में, है ना। पॉलिटिक्स में इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में भी तो सारे मेल ही भरे पड़े हैं। तो जेंडर डिवीजन जो हायरार्कियल, मतलब ऊपर से नीचे की ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। मैन जो है ऊपर आ गया और विमेन को एक सबऑर्डिनेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है ना। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, तो पेट्रियार्कल माइंडसेट चलता है, ठीक है। औरत को कमजोर समझा जाता है सोसाइटी में। मूवीज हो गई, सीरियल्स हो गए और जमाने भर की चीजें होती है, उसमें भी स्ट्रेंथ दिखाते हैं किसकी, आदमी की, और वुमेन को वीक दिखाते हैं। तो एक सोशल डिवीजन क्रिएट करके रखा है कि ये ऊपर है, सारे डिसीजन मेन मैन लेंगे। तो पॉलिटिक्स में भी यही है। पार्लियामेंट में भी देखो तो आप ज्यादातर मैन भरे पड़े हैं, इसलिए विमेन्स के लिए लॉ भी आते हैं तो बहुत टाइम लग गया आने में, है ना। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, 5 में इसकी बात हुई, ठीक है। तो ये लेकर के आया गया। अभी 2023 में जो दिया गया विमेन्स को रिजर्वेशन, है ना, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में 33%। ओके, मतलब इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। तो इतना टाइम लग जाता है औरतों के अधिकारों की बात करने में, जब मतलब कि जब आदमी ही डोमिनेट करेंगे लॉ मेकिंग में, तो वो बाकी सेक्शन को कैसे लेकर के चलेंगे, है ना। तो जिस सेक्शन की बात हो रही है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जेंडर डिवीजन होता है, इसको ना लोग समझते कि नेचुरल है, सोसाइटी में बहुत माना जाता है आज भी अपने यहाँ कंट्री में। बड़ी सिटीज का छोड़ दो आप, बड़ी सिटीज में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, इक्वालिटी देखने को मिलती है, पर हर घर में देखोगे ना तो जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है। रोल डिफाइन कर दिए गए, इज्जत नहीं होती उतनी औरत की, है ना, जो वुमेन की। तो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है, दिमाग में भरा हुआ है लोगों के बचपन से ना। जिस तरीके से अगर एक बच्चा होता है वो देखता है, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि उसके फादर उसकी मदर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उन दोनों मतलब बातचीत में कैसे हैं, ठीक है। वो अपने जो ब्रदर सिस्टर को कैसे ट्रीट कर रहा है ना। तो इस तरीके की चीजें देख करके बाहर भी देखता है सोसाइटी में मेल फीमेल जो किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो वही चीजें वो आगे चल के सीखता है ना।
और उसी तरीके से फिर साइकिल चलती जाती है और रिपीट होता जाता है वो जेंडर डिवीजन। तो ये जो है सोशल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। तो ये जेंडर डिवीजन है ना, जो मेन एंड वुमेन का, ठीक है, ये बायोलॉजी के बेस पे नहीं है। बायो के बेस पे तो दो डिवीजन किए गए हैं, है ना, मेल और फीमेल, ये हो गए सेक्स, ठीक है। तो ये डिफाइन किए गए हैं बायोलॉजी के बेस पे, है ना। पर जो मैन और वुमेन का डिवीजन है ना, ये स्टीरियोटाइप्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की वजह से। स्टीरियोटाइप क्या हो गया, एक ढांचा बना दिया, उसमें सबको फिक्स करना है कि लड़की को ऐसे दिखना है, लंबे बाल होने चाहिए, ठीक है, उसको घर के काम करने चाहिए, उसको धीरे बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक लड़की ऐसा काम करे, और एक लड़की को बोल्ड होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ये सब बकवास चीजें फिर ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए गए हैं, रूढ़िवादिता जो चली आ रही है, और लोग सोचते हैं इसको फॉलो करा जाए, है ना। आज भी देखोगे हरियाणा में, ओके, रूरल एरियाज में, हर जगह ये सब फॉलो होता है। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन देखने को मिलता है। बॉयज और गर्ल्स को इस तरीके से ना बड़ा किया जाता है कि जो विमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउस होल्ड वर्क, घर का काम करना औरत की जिम्मेदारी है ना, और बच्चों को बड़ा करना ही उसकी जिम्मेदारी है। इस तरीके से बच्चों को बड़ा किया जाता है ना, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि तुमको ये काम करना है ना। बेटी के दिमाग में पहले से ही भर दिया जाता है, कोई बच्ची होती है कि उसको पराया धन है, ये वो बकवास चीजें, है ना। तो ऐसा ना ये सोशल डिवीजन एग्जिस्ट करता है, लोग इसको मानते भी हैं, मतलब कोई इसके अगेंस्ट नहीं बोलता है ना। और जो बोलता है उसको बोलते हैं कि ये तो बदतमीज है, ये है, वो है ना। तो ये जो रिफ्लेक्ट होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो एक काम में भी डिवीजन कर दिया गया है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की यहाँ डेफिनेशन भी दी है। एक इस तरीके का सिस्टम है कि जो वर्क, घर का काम है ना, वो विमेन करेगी फैमिली का, और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स, या फिर जो काम में रखते हैं डोमेस्टिक हेल्पर्स, है ना, तो उनके थ्रू तो घर का काम सारा का सारा विमेन करेगी। तो इस तरीके से डिविजन कर दिया गया है ना, डिवाइड कर दिया है फैमिलीज में, कि विमेन को सारा काम करना पड़ेगा घर का, खाना बनाना, सफाई करना, ठीक है, कपड़े धोना, और जो कपड़े को सिलना वगैरह, और बच्चों को देखना, है ना। केयर गिविंग इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब कि जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में, तो उनकी देखभाल करना, तो सारा का सारा जिम्मेदारी विमेन को दी जाती है। अगर एक औरत घर के, आज के टाइम पर भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर एक लड़की ना घर के बाहर भी जाकर के काम कर रही है ना, घर के अंदर भी कर रही है, मतलब कि अगर वो बाहर जाके काम कर रही है, उसकी अच्छी खासी एजुकेशन है, फिर भी वो घर में आकर के सबसे पहले घर का खाना बनाएगी, सफाई करेगी, ये सब करेगी। और आदमी अगर कर रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, बस बाहर का काम किया और घर में आकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो डबल बर्डन जाता है औरत के ऊपर। मेन जो है सारे बाहर के काम करेंगे, ये भी टेंडेंसी है ना, कि सारे के सारे काम बाहर के। पब्लिक स्पेयर और प्राइवेट स्पेयर डिवाइड कर दिया गया कि पब्लिक स्पेयर इज फॉर मैन एंड प्राइवेट स्पेयर इज फॉर वुमेन, है ना। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी घर के काम नहीं कर सकते, है ना। बस ये सोचा जाता है कि ये काम तो औरत ही करेगी, है ना, दिमाग में भरा हुआ है लोगों के। ये पता, जैसा सोसाइटी आपको दिखा रही है आप देख रहे हो, दूसरा पर्सपेक्टिव देखते ही नहीं हो, इसलिए आपको जो है इतनी अच्छी एनसीईआरटी बुक्स बनाई गई हैं, गवर्नमेंट की है, जो कि वो बताते हैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव। पर लोग जानना ही नहीं चाहते, है ना। बस उनको सोशल मीडिया हो गया और शॉर्ट्स हो गई, रील्स हो गई, बस यही स्क्रॉल करके दिन खत्म करना रहता है अपना, है ना। आजकल ना यही हो गया है बस, ओके। तो मतलब ये ना मान लिया गया है कि ये औरत का काम ही है। जब व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क, अगर ये काम के लिए पैसे मिलते हैं तो आदमी ये काम करने तैयार हो जाता है। होटल में कितने सारे आदमी काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं, सारा काम करते हैं। पर यही काम अगर घर में करना हो तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंच जाती है कि घर में कैसे खाना बना सकते हैं ना, ये वो। तो ये सब देखा जाता है। आज के टाइम पर मूवीज थोड़ा चेंज हो रही है ना, कि इक्वालिटी दिखा रहे हैं, रोल दिखा रहे हैं मेन एंड वुमेन का, कि दोनों को साथ में काम करना चाहिए। तो मोस्ट टेलर्स और कुक इन द होटल्स आर मैन, यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल दिया है कि टेलर्स हो गए, कुक हो गए, खाना बनाने वाले, ये सब मैन ही है। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम, ऐसा भी नहीं है कि औरत घर से बाहर काम नहीं कर सकती, है ना। गाँव में देखें तो ज्यादातर औरतें ही काम करती हैं, आपको पता है। गाँव में ना ज्यादातर जो जमीन है, किसान जो हैं जितने भी, ज़्यादातर वुमेन हैं, ठीक है? जो अगर देखें तो वो जो है खेतों में काम भी सबसे ज़्यादा वुमेन करती है, पर उनके नाम पर ज़मीन नहीं है, है ना? लैंड उनके नाम पर नहीं होता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं ये फार्मर्स,
अनरिकॉग्नाइज्ड लेबर हो गई है ये, इनका कोई मानता ही नहीं है ना? तो गाँव में भी देखें तो वुमेन को भी बहुत दूर-दूर तक जाकर के पानी लेकर के आना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक गाँव है, ठीक है? तो वहाँ पर ना वाटर स्कैर्सिटी है। महाराष्ट्र में कई सारी ऐसी जगह है, चेन्नई में, कि जो मतलब वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र में ना जो एक गाँव है, आप सर्च भी कर सकते हो वाटर वाइव्स, है ना? तो वहाँ पर ना औरतों को ना सिर्फ इसलिए शादी किया जाता है, वहाँ पर पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक आदमी की कई सारी और वाइफ होती हैं। तो एक वाइफ तो होती है जो उसकी रियल वाइफ है ना, जो कि घर के काम करती है और मतलब जो उसकी लाइफ पार्टनर हो गई, और बाकी औरतें उससे वो शादी करता है ताकि वो पानी भर सके, है ना? तो वहां पर इतनी ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी है कि वाटर वाइज एग्जिस्ट करती हैं। वाटर वाइज मतलब कि वो सिर्फ पानी भरने के लिए औरतें हैं, उसने शादी की है, ठीक है, उसने रखा हुआ है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वहां पर। सोचो कितनी सारी उनके उनके राइट्स का हनन हो रहा है, पर कौन ही पूछ रहा है ना? वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं देखती है ये सारी चीजें, उनको पॉलिटिक्स में से फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। तो विलेज है तो गांव में वहां पर जो औरतें हैं पानी लेकर के आती हैं, लकड़ियां कलेक्ट करती हैं। आज के टाइम पर भी अब सिलेंडर वगैरह तो है, पर उनको यूज नहीं करते एलपीजी को ज्यादा गांव में। तो उसको ना मतलब कोई मेहमान है तो जल्दी से बनाने के लिए, बाकी अभी भी फ्यूल वोड की भी कलेक्ट करके हैं वो लोग, लकड़ियां कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं और उसी से काम चलाते हैं। वर्क करती हैं वो फील्ड में, है ना? जो एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई है उसमें, है ना? बहुत सारी लेबर्स भी देखोगे आप, विमेन हैं, ठीक है, माल ढोने का काम जो अनस्किल्ड लेबर आती हैं, तो उसमें भी औरतें काम करती हैं। अर्बन एरियाज में देखें तो गरीब औरतें जो है घर का काम करती हैं, जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड में मतलब जो घरों में वो हेल्पर का काम करती हैं। जो मिडिल क्लास वो जो विमेन हैं वो ऑफिस में काम करती हैं, ठीक है, फिर वो घर में आकर के हेल्प करती हैं, इनका काम करवाती हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं वो लोग रखते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, ज्यादातर वुमेन जो हैं वो इस तरीके का काम करती हैं जो कि डोमेस्टिक लेबर में ऐड होता है ना? तो वुमेन ऐसा काम भी करती हैं जो डोमेस्टिक लेबर से उनमें ऐड तो होता है, मतलब पेड वर्क भी करती है और अनपेड वर्क भी करती है, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड, उनके काम को वैल्यू ही नहीं किया जाता है, डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन, उनको रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं किया जाता है। अगर एक औरत जो है अगर ज्यादा कमाने लगती है आदमी से, तो आदमी को ताने देने लगते हैं कि इसकी बीवी उससे ज्यादा कमा रही है ना? अगर विमेन नहीं, विमेन जो अगर कम कमा रही होती है तो औरत को ताने नहीं मिलते, है ना? अगर लड़के की जॉब नहीं लगी है तो उसको ताने मिलते हैं, लड़कियों की नहीं लगी है तो हाँ इसकी तो शादी कर दो उठा के, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमारे यहाँ सोसाइटी में, है ना? अगर लड़के के पैसे पे अगर लड़की जिंदा मतलब पल रही है ना, जैसे कि देखने को मिलता है हस्बैंड वाइफ, है ना? तो लड़के के पैसे पे अगर लड़की पल रही है तो कुछ नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। पर अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर लड़का घर की काम कर रहा है, लड़की कमाने लगे, तो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, है ना? लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगे। तो अजीब ही देखने को मिलता है ना? लड़की को नहीं बोलते कुछ भी, वो कुछ नहीं करती, तो लड़कों को सब बोलते हैं फिर। तो ये जो डिवीजन है ना सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे, तो ये जो लेबर है, तो ये विमेन जो है हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन घर में बैठी रहेगी तो क्या होगा देश का? हाँ, जो 50% आप टैलेंट को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो अपनी कंट्री के, घर में बिठा के रख रहे हो या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या ही होना है ना? देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो तो 50% पॉपुलेशन है, पर इनका जो रोल है ना, अगर कहीं भी देख लो, आप पॉलिटिक्स में देख लो, तो बहुत ही कम है। पब्लिक लाइफ में मतलब कि जो बाहर वाले एरिया में बहुत ही कम है। जो लड़कियां काम भी करती हैं तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से काम छोड़ देती हैं, है ना? तो शादी के बाद तो काम करने की क्या ज़रूरत है, पैसा तो है, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। पैसे के लिए कोई काम नहीं करता है ना? तो खुशी के लिए करता है, एक डिग्निटी फ़ील होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट फ़ील होती है ना सोसाइटी में, कि हम काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ खुद से चला सकते हैं ना, मतलब कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। 50% पॉपुलेशन की रिकॉग्नाइजेशन बहुत कम, लॉ मेकिंग में सिर्फ आज के टाइम पर 2024 में 14% पॉपुलेशन थी लोकसभा में, है ना? और 1950 में तो बिल्कुल ना के बराबर, है ना? जब हमारा संविधान बना था, और फिर बहुत ही कम औरतें थी उसमें भी। हर जगह देख लो, मेडिकल फील्ड में नर्सेस की पोस्ट के लिए विमेन को चुना जाता है तो बहुत ही कम रहती है। यहाँ पर भी हाई जो ऑफिशियल होते हैं, जो हाई पोस्ट में बहुत ही कम औरतें देखने को मिलती है।
मतलब 76 ईयर्स इंडिपेंडेंस के हो गए, पर इंडिया में आज तक एक भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, आज के टाइम पर भी एक भी औरत नहीं बनी। एक ही प्राइम मिनिस्टर मिली हमको विमेन, उसके बाद कोई भी विमेन को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, है ना। अब हमको जाकर के सेकंड जो प्रेसिडेंट मिली द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक महिला थी, है ना। तो मतलब देख सकते हो आप कैसी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन में तो औरतों को देखा ही नहीं पा देख मतलब देखने ही नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पर देखो 50% पॉपुलेशन, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कुछ। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक इवेंट्स, पहले के टाइम पर तो और ही सिचुएशन खराब थी, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। सती प्रथा, है ना, जो बैन की गई 1929 में। और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहले बोलते थे कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए, है ना, एजुकेशन मिलेगी तो वो करप्ट हो जाएंगी, ठीक है, उनका पति मर जाएगा, वो विधवा हो जाएंगी। तो इस तरीके की मतलब सोच थी, है ना। अगर किसी लड़की का हस्बैंड मर गया है, ठीक है, मतलब डेथ हो गई है उनकी, तो उसको ना फिर उसके बाल कटवा दिए जाते थे, उसको अलग रख दिया जाता था, इवन सती प्रैक्टिस करवाते थे, और बहुत ही गंदी सिचुएशन में वो रहती थी। अगर किसी वुमेन की डेथ हुई है तो मैन तो दूसरी शादी कर सकता है ना, उसका अधिकार है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती थी वहां पर पहले की सोसाइटी में। पहले तो पब्लिक अफेयर में बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वोटिंग का अधिकार नहीं था। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हो आप, वहां पर भी वोटिंग का अधिकार नहीं था औरतों को, है ना। तो वहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है कि हमको भी वोटिंग का अधिकार चाहिए, तब जाके दिया है ना। तो जब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारे आदमियों की डेथ हो गई थी, है ना। सारे के सारे जो थे लड़ने पहुंच गए थे, है ना। 90s के टाइम पर। तो 1990s नहीं, 1914 से लेकर के 1919 तक, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, है ना। फिर 1939 से लेकर के 1945 तक हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पर नहीं, उस टाइम पर ना तो वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो वो घर घर से बाहर निकल के काम करने लगी, तो उनको अपने अधिकारों की समझ में आई, है ना। फिर उन्होंने बोला ये सारे काम तो हम भी कर सकते हैं, है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, फिर उन्होंने डिमांड किया वोटिंग राइट का, फिर धीरे धीरे उनको वोटिंग राइट मिला। ग्रेजुअली जेंडर इश्यूज जो है रेज किया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रेज किया जाता है। आज के टाइम पर तमिलनाडु में इशू रेज कर रहे हैं कि विमेन को जो है पॉलिटिक्स में इशू रेज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एटलीस्ट मुद्दा तो बना है कि उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो घर के काम करती हैं उनको, है ना, पेमेंट दी जाए उसकी। पर इससे एक चीज और होगी, तो लोग बोलने लगे कि घर में जो काम कर रही हो तुमको, उसके पैसे तुम्हें ले, बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो इससे विमेन को रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, उल्टा कर देना चाहिए कि अगर घर के काम और आदमी करता है तो उसको भी पैसे मिलेंगे, है ना। तो मतलब हो सकता है ऐसा कुछ। पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए विमेन का, और एम्प्लॉयमेंट, है ना। हाँ, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो पीरियड लीव के बारे में, है ना। तो एटलीस्ट मुद्दे तो बना रहे हैं, जो विमेन का इशू है उसके। विमेन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, है ना, कंट्रीज में, उन्होंने अपने आप को फिर साथ में लेकर के आए, और फिर इक्वल राइट्स के लिए डिमांड किया उन्होंने। जो डिफरेंट कंट्रीज में देखे तो वोटिंग राइट के बारे में आप देखोगे अभी कि किस तरीके से वोटिंग राइट के लिए उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, तब जाके उनको वोटिंग राइट मिला। तो डिमांड किया उन्होंने, पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस जो है वुमेन का होना चाहिए, है ना। तो पॉलिटिकली भी उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी ढंग की मिलनी चाहिए उनको, है ना, कि एजुकेशन ढंग की मिले, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी मिले उनको, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके, ठीक है, वुमेन जो है ढंग से अपनी पोजीशन लेकर के चल सके, और जो डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट, तो कई बार तो रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट भी हुए बहुत ज्यादा, कि इक्वालिटी होना चाहिए पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में एज वेल, कि पर्सनल लाइफ ठीक है, पब्लिक स्पेयर में आपने अलाउ कर दिया। इतना टाइम होने के बाद भी, आज के टाइम पर भी, जो वुमेन है उसको फैमिली में भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ना। जो सो कॉल्ड टीवी सीरियल्स हैं आप देखोगे उसमें कि लड़कियों को जो है मतलब देखना तो नहीं, बहुत ही बेकार होते हैं, है ना। तो वहां पर जो है उनको रोता हुआ, है ना, बेचारी टाइप का दिखाया जाता है। मूवीज में भी अबला नारी बताया जाता है कि बेचारी, है ना, गुंडों से परेशान है, उसको बचाने के लिए एक हीरो आएगा, सो कॉल्ड हीरो, है ना, फिर उसको बचाएगा। क्यों तुम हीरो नहीं बन सकती, तुम नहीं बचा सकती अपने आप को, हाँ। तो सबसे मतलब, है ना, कि
क्या ही है, क्या ही दिखाते रहते हैं ये लोग। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं कि विमेन के जो विमेन के राइट्स के बारे में जो प्रमोट करते हैं, है ना? उनके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट रहा, किसको बोला गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, कि विमेन को भी अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, है ना? फिर उसके बाद में और रेडिकल हो गया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वली जो पब्लिक स्पेयर एंड पॉलिटिकल स्पेयर में रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, है ना? तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। तो इसकी वजह से हेल्प मिली कि विमेन का रोल इम्प्रूव हो सके पब्लिक जो लाइफ में, है ना? पब्लिक लाइफ मतलब बाहर की लाइफ, प्राइवेट लाइफ मतलब कि घर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देखने को मिला, जेंडर डिवीजन जो है उसका रिकॉग्नाइज किया गया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ कि विमेन को अपने अधिकारों, जब एजुकेशन मिलती है ना, तो सबको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है ना? तो एजुकेशन के थ्रू ज्यादातर जो है लोग अवेयर होते हैं। तो वी नाउ फाइंड women वर्किंग एज ए साइंटिस्ट। आज के टाइम पर हम देख सकते हैं कि women जो है काम कर रही हैं साइंटिस्ट के तौर पर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, टीचर का, है ना? तो पहले नहीं देखने को मिलता था इतना विमेन के लिए, जिसको पहले बोलते थे ये सारी जो जॉब है सुटेबल भी नहीं है विमेन के लिए। आज के टाइम पर भी साइंस लेने नहीं दिया जाता है कि क्या करोगे साइंस लेकर के, है ना? पर साइंस लेकर के फिर फिजिक्स वगैरह लेकर के फिर एयरफोर्स में भी जा रही हैं औरतें, है ना? विमेन्स आर्मी में, है ना? नेवी में। ओके, तो आज के टाइम पर जो है रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, उनको भी इक्वल अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपनी चॉइसेस देख सकें, है ना? क्योंकि कई सारे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं पेरेंट्स को, है ना, कि उनके बेटे ही उनके साथ में गलत कर रहे हैं, तो मे बी एग्जाम्पल के तौर पे भी फिर वो लोग ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी लड़कियों को भी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। यूरोप के ऊपर देखोगे ना, तो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड है, ये सबसे खुश कंट्री मानी जाती है। फिनलैंड तो हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स में। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो है परसेप्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ बहुत ही हाई, पार्टिसिपेशन मतलब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ना पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है। ठीक है, मतलब कि इनका इक्वालिटी भी है वहां पर। ठीक है, हाँ, इक्वालिटी, इक्वालिटी भी है वहाँ पर, है ना? और हैप्पी भी रहते हैं वो लोग सब, क्योंकि वहाँ पर इक्वल रिकॉग्नाइजेशन है, वहाँ पर जेंडर डिवीजन नहीं है। ओके, तो हमारी कंट्री में तो वुमेन अभी भी पीछे ही है, ठीक है? क्योंकि जो आदमी जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी देख लो तो मतलब कुर्सी पकड़ के बैठे रहते, छोड़ते ही नहीं है, है ना? अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही औरतों को टिकट देने लगी इलेक्शन लड़ने के लिए तो कितना अच्छा हो, है ना? अगर इलेक्शन भी जीत भी जाती है ना वुमेन, तो उसका पति काम करता है ना, उसको अपने अधिकार मिलते ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे यहाँ, है ना? उतना नहीं हो पाया इंडिपेंडेंस से। तो अभी भी मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे यहाँ। पैट्रियार्कल का मतलब देख लो आप यहाँ पर, ठीक है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, अगर आप देखने को मिले ना आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो बोलिए करो पैट्रियार्की सोसाइटी है ये तो, है ना? तो पैट्रियार्की मतलब रूल बाय फादर। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रिफर द सिस्टम दैट वैल्यूज मेन फॉर मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। तो पैट्रियार्की में आदमी को ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उसकी पावर जो है वुमेन के ऊपर एक्सटेंड होती है, कि वुमेन को उसकी बात माननी पड़ेगी। इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है ना? अगर मेघालय में देखोगे ना, अपना देश की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय है, तो मेघालय में जो वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि वहां पर जो है विमेन डोमिनेट करती है, वहां पर विमेन जो है वो शादी करके मैन को अपने घर में लेकर के जाती है ना? जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ सो कॉल्ड सोसाइटी में जो बहुत ही बुरा माना जाता है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग इस चीज को। पर मेघालय में ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जनजाति रहती है वहां पर। तो वहां पर ना इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर सारे अधिकार जो है विमेन के पास में, प्रॉपर्टी राइट्स भी विमेन के पास। वहां पर ना आदमियों के अधिकारों के बारे में बात की जाती है ना? तो उल्टा सिस्टम देखने को मिलता है। तो वुमेन फेस करती है डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका ऑपरेशन कई तरीकों से, तो ये देखेंगे हम किस तरीके से उनके साथ में भेदभाव होता है ना? डिसएडवांटेज है उनके लिए, है ना? एडवांटेज तो है ही नहीं। तो ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ना पोस्टर दिया गया है, परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन। तो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि आइडियल वुमेन अच्छी जो बहुत ही अच्छी लेडी, बहुत ही अच्छी जो औरत होगी वो क्या होगी। टू द टीवी सीरियल मेकर्स, टीवी सीरियल मेकर्स के लिए आइडियल व्यूअर,
है ना? जो उनके टीवी सीरियल को देखे बैठ कर के, है ना? सीरियल बनाने वालों के लिए आइडियल वुमेन टीवी सीरियल देखने वाली, है ना? टीवी सीरियल में अलग ही नाटक चलता है ना, बेचारी लड़की, गरीब लड़की पहुँच गई अमीर लड़के के पास में, उसकी शादी हो गई, फिर उससे, है ना, रो रही है, वो ये वो ज़माने भर की बकवास चीज़ें दिखाते हैं। फैशन इंडस्ट्री के लिए आइडियल ब्यूटी एक बना दिया गया कि इस तरीके की पतली-दुबली अच्छी लड़की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, बकवास मतलब कि तो फैशन इंडस्ट्री के लिए आइडियल वुमेन हो गई ये, है ना? सोसाइटी के लिए आइडियल जो हाउसवाइफ है, ठीक है, वही हुई औरत, है ना? जो घर के सारे काम करती हो, ठीक है, घर के सारे काम करके वो एकदम सुपर वुमेन की तरह घर के सारे काम करती हो, तो वो इनके लिए आइडियल वुमेन हो गई। टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, लॉ के लिए आइडियल ब्राइड। ये देखो सोसाइटी में आइडियल ब्राइड है ये, है ना? जितने ज्यादा पैसे, सॉरी इन लॉज, लॉज हम वही सोचे, इन लॉज, लॉज, हाँ ठीक है, सॉरी। तो इन-लॉज़ मतलब कि जो ससुराल के लिए जो होते हैं ना, ससुराल वाले उनके लिए जितना ज़्यादा पैसा लेकर के आई है, उतनी अच्छी जो ब्राइड है, वो उतनी अच्छी दुल्हन है, ठीक है? टू द एम्प्लॉयर एंड द मेल एम्प्लॉइज़, मेल एम्प्लॉयी के लिए और एम्प्लॉयर के लिए वुमेन कैसी आइडियल है? आइडियल एम्प्लॉयी, ढंग से काम करने वाली ये क्या हो गया? आइडियल एम्प्लॉयी रुक ही नहीं रहा। तो आइडियल एम्प्लॉयी तो ये सोसाइटी में देखने को मिलता है, ओके? तो यहाँ पर देख रहे थे हम कि किस तरीके से वुमेन जो है डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कि लिटरेसी रेट देखेंगे वुमेन का बहुत ही कम है, 54% है कंपेयर टू 76% अमंग मैन। तो अगर लिटरेसी रेट मतलब कि हमारे यहाँ एक तो लिटरेसी की डेफिनेशन इतनी बेकार है, मतलब कि जिसको भी अपना नाम पढ़ना आता है ना, 7वीं तक अगर पढ़े हैं तो वो लिटरेट माने जाते हैं, है ना? तो डेफिनेशन इतनी खतरनाक दी गई है कि जिसको पढ़ना लिखना आ रहा है वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है ना? तो इसका मतलब तो बहुत सारे लोग लिटरेट हो गए, है ना? पर वो भी नहीं हो पाते हैं, देखो ना वुमेन का 54% है ना? 54 है ना? ठीक है, मेन का कितना है? 76% लिटरेसी है। सिमिलरली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो हायर स्टडीज, ज़्यादातर लड़कियां जो है पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। गाँव में तो देखने को मिलता है फ्रीक्वेंटली, है ना? उनकी शादी करवा दी जाती है या फिर पैसा नहीं होता है पढ़ाने के लिए तो लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को घर में बिठा देते हैं, है ना? तो ये भी देखने को मिलता है। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट देखते हैं तो गर्ल की परफॉर्मेंस जो होती है ना, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉय इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। अगर अगर लड़की ढंग से पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है उससे मैटर करता ही नहीं है, इसको स्कूल ड्रॉप आउट करवा देते हैं। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज है, मनी है, वो लड़की के एजुकेशन पे खर्च करते हैं, ठीक है? उसको असेट मानते हैं, लड़की को लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है? रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली, दोनों पे बराबर खर्च नहीं करते। अगर बाहर पढ़ाने की बात आई ना, तो लड़की को तुरंत भेज देंगे, पर लड़की के लिए 100 बार सोचेंगे, है ना? तो ज़्यादातर पैसे जो हैं पेरेंट्स भी अपने, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी भी होगी ना, तो लड़की को देख कर के क्या करना है, ठीक है? अगर घर भी होगा तो हाँ, इसका तो लड़के का हो जाएगा, इसका क्या ही करना है, एक ही लड़का है, ये वो बकवास चीज़ें मतलब इस तरीके की बात की जाती है। लड़की को तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता कि ये भी एक्सिस्ट करती है ना? So no wonder the proportion of women among highly paid job and valued jobs is very small। तो देखें proportion of women, कोई वंडर की बात नहीं है कि जो proportion of women है ना, जो women का representation है highly paid job में, ठीक है, जिसमें वैल्यू की जाती है women की बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। बहुत ही कम women है जो कि स्टार्टअप के तौर पे देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, कंपनीज की हेड देखने को मिलेंगी। तो अगर एवरेज में देखें तो इंडियन वुमेन जो है 1 आवर मोर देन एवरेज मैन, मतलब कि एक औरत जो है 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, एक एवरेज निकाला अगर मैन का, है ना, हर दिन, ठीक है? और घर के काम तो सारे उसी को करने पड़ते हैं, तो एक एवरेज निकाला है, ठीक है? या ज़्यादातर वर्क जो है औरत का, वो माना ही नहीं जाता कि ये काम है, ठीक है? नॉट पेड, है ना? एक तो पेमेंट नहीं मिलती है उनके काम को, ठीक है? वो फ्री में काम करती हैं घर में सभी के लिए, और ऊपर से रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जाता, वैल्यू भी नहीं किया जाता। बोलते हैं ये भी कोई काम है ना? तो ये भी है, ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, ठीक है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 का है, जो कि प्रोवाइड करते हैं इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, है ना? मतलब कि जिस काम को अगर एक औरत कर रही है और एक आदमी कर रहा है तो उनको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, है ना? है ना? उसी काम के लिए, ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब
अगर वही काम एक आदमी कर रहा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रही है, और एक लड़की कर रही है तो उसको कम मिल रही है ना? तो इस तरीके की सिचुएशन भी देखने को मिलती है सोसाइटी में, है ना? आर्टिकल जो हमारे यहाँ 38 है, सॉरी 39 जो आर्टिकल है हमारे यहाँ 39 का डी, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, संविधान में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डीपीएसपी में कि वर्क करना है गवर्नमेंट को इनके हिसाब से, है ना, एक मतलब दिया गया है कि इस तरीके से तुमको काम करना है। तो आर्टिकल 39 डी में दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वेमेन, है ना, सबके लिए इक्वल पे देना चाहिए जो इक्वल वर्क है उसके लिए। तो हाउएवर मोस्ट ऑफ द एरियाज जो देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे तो विमेन क्रिकेटर को कम मिलते हैं पैसे, मैन क्रिकेटर को ज़्यादा मिलते हैं। सिनेमा में भी देखोगे एक्टर जो होते हैं, हीरो जो बनाते हैं, सो कॉल्ड हीरो, तो जो एक्टर होते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, विमेन को नहीं। फैक्ट्रीज में भी देखने को मिलता है, फील्ड में भी, एग्रीकल्चर फील्ड में भी, है ना, जो अनपेड लेबर वर्क, जो लेबर भी काम करते हैं ना, उनको भी विमेन आर पेड लेस देन मैन, तो औरत को कम पे किया जाता है मैन के कंपेयर में, है ना, जबकि वो सेम काम कर रहे हैं फिर भी। कई पार्ट्स जो इंडिया के हैं, पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन फाइंड अ वेज टू हैव अ गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। तो कई पार्ट्स हरियाणा में तो ज्यादातर देखने को मिलता है ना, तो पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि उनको लड़का ही पैदा हो। एक लेडी होती है वो भी चाहती है कि उसको लड़का ही पैदा हो, क्योंकि फिर उसको जो है सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा ससुराल में, है ना, लड़का पैदा हो गया तो वो भी फिर लड़के को ही ज्यादा वैल्यू करेगी, है ना। तो कई बार तो लड़कियां ही जो है अपने पैर पीछे खींचती हैं, है ना, दूसरों के पैर भी, कि दूसरी लड़की भी आगे ना बढ़ पाए। तो देखो ना यहाँ पर जो प्रेफर करते हैं सन को, और अगर बच्ची होती है उसको मरवा दे, मतलब उसकी उसकी जान ले लेते हैं, है ना। तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, है ना, तो बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है अगर वो लड़की होती है तो, है ना। इसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया है, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, जो आपके जो जैसे कि लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के कितने हैं, है ना, तो ये डिफाइन किया जाता है, सेक्स रेशियो होता है। तो कितनी बच्चियां हैं और कितने बॉयज है, कंट्री में देखें तो 919 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, तो इस तरीके का कंपैरिजन किया जाता है ना। तो ये कम है। स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में हमने आपको बताया था ना अभी, नॉर्वे, फिडेंस, फिनलैंड, तो वहां पर ना लड़कों को देखा जाता है कंपैरिजन में लड़कियों के, मतलब कि अ, अगर लड़कियां जो है 1100 हैं तो लड़के कितने हैं, ठीक है, लड़के होंगे कुछ मतलब 1000। तो इस तरीके का कंपैरिजन होता है वहां पर, है ना, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है गर्ल्स की। पर हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है, लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता है, या फिर अगर हो भी गई तो, वो था ना एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, जयेश भाई जोरदार, उसमें जो है बच्चियों को पेट में ही उनको मार दिया जाता है ना। तो मैप में भी दिखाया गया है इस चीज के बारे में। मैप में शो कर रहे हैं कि रेशियो जो है कम हो गया 850 से, और इवन 800 भी है कई स्टेट में। अगर अलग अलग स्टेट का आप देखो ना, फीमेल जो सेक्स रेशियो है जो बच्चों का, तो मेल फीमेल का, तो बहुत ही कम हो गया है, 800 तक पहुंच गया है। ये देखो यहाँ पर ना मैप में दिखाया गया आपको। ओके, तो यहाँ पर देखो 951 से, और 951 से ज्यादा, तो इतने स्टेट बस हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यहाँ पर भेदभाव बहुत कम ही होता है। यहाँ पर ट्राइबल एरियाज ज्यादा हैं, है ना, मतलब कि जो जनजाति जो होती है, ट्राइबल्स होते हैं, वो ज्यादा है यहाँ पर, फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है ना। मेघालय की बात करें तो ये है मेघालय, है ना। तो वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, केरला में थोड़ा ढंग का है ना। फिर अगर देखें तो 926 से 950 तक जो गर्ल्स एग्जिस्ट करती हैं 1000 के बॉयज के कंपेयर में, तो ये ग्रीन वाले देखो साउथ इंडियन स्टेट। तो 800 वाले तो, और ही देखो 800 से कम, जो 875 से कम जो है, ये वाले रीजन है। नेपाल, नेपाल तो अलग हो गया, ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब लद्दाख है ना, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख है। ओके, 0 से 6 इयर्स तक के बच्चों के बारे में यहाँ बात की गई है। हम्म अभी यहाँ पर ही टाइम यूज सर्वे रह गया था आपका। टाइम यूज सर्वे जो है कंडक्ट करवाया गया 6 स्टेट्स में, है ना, एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया 6 स्टेट्स में। तो यहाँ पर शो किया गया कि एवरेज वुमेन का जो काम होता है ना हर दिन का, वो फॉर अ लिटिल ओवर 7.5 hours, while an average man work for 6
वहाँ पर से मतलब कि एक जो लड़ी औरत है, वो काम करती है कितना 7 और मतलब 7.5 घंटे करीब, और जो आदमी होता है 6 या 6.5 घंटे करीब, है ना? तो इस तरीके का काम होता है, तो 1 घंटे का देखो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर भी जो मेन का वर्क को ज़्यादा देखा जाता है और वैल्यू किया जाता है, ठीक है? और पैसे कमाने वाला देखा जाता है ना? और वुमेन की वर्क को जो है लॉट ऑफ डायरेक्ट इनकम जनरेटिंग वर्क है, पर उनका जो ज़्यादातर काम जो है हाउसहोल्ड में आता है ना? तो उनको जो है ज़्यादातर जो इनकम जनरेटिंग वर्क तो होता है, पर उनके वर्क को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता, हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क माना जाता है, अनपेड और इनविजिबल वर्क है उनका, मतलब दिखता ही नहीं है। एक्टिविटीज़ इनकम जनरेटिंग वर्क जो है, अगर मेन कर रहे हैं 6, तो वुमेन का इतना है, ठीक है? हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क ये इतना कर रहे हैं, तो वुमेन इतना कर रही है ना? तो यहाँ देखो, ये जो है इनकम जनरेटिंग वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कम कर रही हैं। यहाँ पर ये मेन बिल्कुल ही कम काम कर रहे हैं घर का, तो वुमेन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। टॉकिंग गॉसिप देखें तो इक्वल ही है, वुमेन का और ही कम है। आराम जो होता है, ये इतने का हो गया। सेल्फ केयर जो हो गई, मेन ज़्यादा करते हैं, वुमेन कम करती है। तो आप भी ये सिमिलर सर्वे कंडक्ट करवा सकते हो, तो ये आपको एवरेज बताएगी कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। इनविजिबल और अनपेड वर्क माना जाता है एक वुमेन का। दिखता ही नहीं है उनका वर्क। ओके, इधर तक हो गया है। अभी हमें पढ़ना है यहाँ से। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हैरेसमेंट देखने को मिलता है। कई सारी रिपोर्ट्स आई है हैरेसमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की, वायलेंस की वुमेन के अगेंस्ट। कई सारे वायलेंस देखने को मिलते हैं ना, जो क्राइम देखने को मिलते हैं लड़की के अगेंस्ट, है ना? एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उसमें भी बताते हैं, ठीक है, कितने सारे क्राइम देखने को मिलते हैं वुमेन के अगेंस्ट। रेप हो गया, है ना? और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो गया, हैरेसमेंट हो गया, है ना? एक्सप्लॉयटेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एसिड अटैक हो गया, है ना? बहुत सारे क्राइम देख, है ना? अर्बन एरियाज जो है पर्टिकुलरली अनसेफ हो गए हैं एक लड़की के लिए, है ना? देखें तो अगर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफ एरिया हो वुमेन के लिए, पर अनसेफ होते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी चिंता रहती है। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि लड़की आगे कैसे जाए, पढ़ाई करे, बाहर निकले, है ना? दिल्ली जो है, यहाँ पर इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, इसको रेप कैपिटल भी कहने लगे थे, इतने ज्यादा वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं यहाँ पर। तो अर्बन एरियाज़ तो बिल्कुल ही सेफ नहीं रहे, है ना? तो रूरल एरियाज़ में केसेज़ होते भी होंगे तो दब जाते होंगे। दे आर नॉट सेफ इवन विद मतलब वुमेन जो है अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं है, है ना? पीटा जाता है, हैरेसमेंट होता है, अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलते हैं, है ना? दारू पी के आया तो मारने लगा, तो ये सारी सिचुएशन भी देखने को मिलती है सोसाइटी में, है ना? तो इतनी सारी प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए, है ना? तो अगर देखें तो यहाँ पर देखो एक पोस्टर दिया गया है, 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया में ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस और भेदभाव की वजह से, है ना? तो ये जो है मिसिंग है, एंड ऑल द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है? पता है एजुकेशन ही मतलब बचपन से ही इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, दोनों को बताया जाए कि अपोजिट जेंडर की किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है ना? जेल में जो है प्रोग्राम चलाए जाएँ, अवेयर किया जाए, ठीक है, पढ़ाया जाए, तो धीरे-धीरे वैल्यू सिस्टम चेंज होगा, तो क्राइम भी मतलब क्राइम भी खत्म होने लगेंगे, है ना? कम होने लगेंगे। क्राइम तो रहेंगे क्योंकि कुछ ऐसे तत्व एग्ज़िस्ट करते हैं सोसाइटी में जो कि शांति से नहीं रह सकते, है ना? पर इसको कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होनी चाहिए। पुलिस जो है अलग ही तरीके की डिक्टेटर बनी हुई है ना? अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग, जनता के नौकर हैं, पर जनता इनसे डरती है क्योंकि इनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है जनता को, है ना? तो पुलिस का अलग ही रवैया देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का जो कुछ ढंग से काम करते नहीं है कि वुमेन के अगेंस्ट। अभी भी जो इलेक्शन में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया, पता? जो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, जो 2024 के जनरल इलेक्शन में ये नहीं उठाया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम कर देंगे, ये किसी ने नहीं बोला, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं बोला, है ना? तो कोई इसको उठाता ही नहीं है कि क्राइम जो हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट वो कम हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी ना आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। आपको कैसा लगता है एक्सप्लेनेशन आप लाइक करके बता सकती हो। ओके, चैप्टर कैसा लगा और वीडियो को सॉरी वीडियो को लाइक कर सकती हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। ओके, थैंक यू।